Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have here is about Dramatic Performance Act of 1876. Second है EPIC के बारे में, that is Electoral Photo Identity Card Number. Third article Production Link Incentive Scheme के बारे में and last article Planetary Parade के बारे में. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल को हम समझते हैं. देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते थे जो कॉलोनियल एरा के थे. अब आज की डेट में उनका रेलेवेंस खत्म हो चुका था एंड गवर्नमेंट ने ऐसे 2000 से ज्यादा जो कानून है, लॉ है, वो हमारे लीगल स्टैट्यूट से रिमूव किए ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में ना रहे. मींस इन द सेंस कि अब उनका यूटिलाइजेशन नहीं था तो फिर भी वो लीगल स्टैट्यूट में पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकती है लॉ को इंटरप्रेट करने में. तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए. अब इसी में से एक एक्ट है आपका ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट. अब इस एक्ट के अंडर 1876 में जब इसे लाया गया था तो मेजर फोकस था नेशनल सेंटिमेंट्स को रोकना. अब इसमें क्या किया जाता था कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको स्कैंडलाइज किया जाता था, बैड लाइट में प्रेजेंट किया जाता था. तो इसमें काफी सारे एक्ट जो उस समय आए थे उसी सीरीज में से एक ये एक्ट था, जिसमें आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 का आया था, सेडिशन लॉ 1870 का. तो ये सभी एक्ट जो थे ये कहीं ना कहीं नेशनल जो सेंटिमेंट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए बनाया गया था. एंड इसमें क्या किया जाता था, जैसे सर्च किया जाना, सीज किया जाना और प्रोहिबिट किया जाना ऐसी किसी भी परफॉर्मेंस को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी. और इसमें किसी भी तरह का आपका फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता था. अब जिस भी पर्सन को यहां पे अरेस्ट किया जाता था उसे 3 महीने तक की सजा, फाइन या दोनों लगाए जा सकते थे. तो मतलब यहां पर आप ये मान के चले कि इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश एंटी सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी. अब यहां पर इसे जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय क्या था कि जो एल्बर्ट एडवर्ड थे ये विजिट पे आने वाले थे इंडिया के, द प्रिंस ऑफ वेल्स. और यहां पर हम ये नहीं चाहते थे कि इनके टाइम पे किसी भी तरह की रिबेलियन या ऑपोजिशन देखने को मिले, तो इस वजह से इस ऑपरेसिव लॉ को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1956 की बात थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया स्टेट वर्सेस बाबूलाल एंड अदर्स केस में, जहां पर कहा गया कि भाई ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है लोगों को. तो यहां पर ये ऑपरेशन इनकंसिस्टेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ होने की वजह से इसे स्टक डाउन कर दिया गया. देन तमिलनाडु ने सेम एक एक्ट 1954 में इंट्रोड्यूस किया था जिसे लेटर ऑन मद्रास हाई कोर्ट ने 2013 में स्टक डाउन कर दिया. अब देखा जाए तो आर्टिकल 372 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो आपके लीगल स्टैट्यूट में रहेगा अनटिल और अनलेस उसे रिपील या अमेंड ना किया जाए. तो यहां पर अगर इन केस एक लॉ कॉलोनियल एरा का है तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना होगा उसकी वैलिडिटी को, वेयर एज अगर कोई लॉ जो इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है तो वहां पर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने वेरियस ओकेजन पे ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 2014 के बाद 2000 से ज्यादा ऐसे ऑब्सोलीट स्टैट्यूट्स को निकाल दिया. एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि अभी रिसेंट टाइम में डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को भी रिपील किया गया है. तो वैसे तो ये फोर्स में नहीं था बट अभी एक कॉन्क्लेव के टाइम पे मोदी जी ने इसके बारे में बात की है, तो दैट्स व्हाई आप ये मान के चलो कि इसके बारे में हमें जानना थोड़ा जरूरी हो गया था. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है. देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में आपके करवाने की जो जिम्मेवारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है. अब इलेक्शन कमीशन के पास एक मुद्दा ये आ रहा है कि काफी सारी डुप्लीकेशन देखने को मिल रही है वोटर आईडीज में और इसको ठीक करने की जरूरत है. अब देखिए, जब मैनुअल बेसिस पे एंट्री की जाती थी किसी भी इलेक्टोरल की तो उस समय कई बार मल्टीपल स्टेट में आइडेंटिकल नंबर्स को यूज किया गया था जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ये देखने को मिली.
अभी रिसेंट टाइम में हमने एरोनेट करके यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नेटवर्क करके एक वेब बेस्ड सोल्यूशन बनाया, जिसमें हम डी डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक वोटर का एक एपिक नंबर होगा। मतलब ये 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जो यूनिक होगा हर वोटर के लिए। तो यहां पर हम वोटर आईडी कार्ड को इशू कर रहे हैं और एलिजिबल पर्सन इसके थ्रू वोट कर सकता है। तो मतलब एक तरह से वोटर आईडी कार्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिसके थ्रू आप वोट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे जो फ्रॉड वोटर्स हैं आप उसको रोक पाएंगे। मल्टीपल वोटर लिस्ट जो आपकी बन जाती है, कई बार एक ही पर्सन मल्टीपल स्टेट्स में वोट कर रहा है, तो आप उसको रोक सकेंगे। फिर आप कहीं ना कहीं सेंट्रल डाटाबेस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे, वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, लाइक आप ये मान के चलो कि लाइक ये मूव कहीं ना कहीं इसके कुछ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट स्टिल आप ये मान के चलो कि डुप्लीकेशन जो वेरियस आपको देखने को मिलती है आप उसको टोटली एलिमिनेट कर पाओगे। अब इसमें आप फुल्ली इंप्लीमेंट करो एरोनेट जो 2.0 है, इसके अंदर डी डुप्लीकेशन को आप कहीं ना कहीं रिमूव करने के ऊपर फोकस करिए। आप वोटर्स के अंदर अवेयरनेस जनरेट कीजिए कि अगर आप ऐसी कोई ड्राइव लेके आ रहे हैं और वहां पर डुप्लीकेट वोटर्स को आप हटा रहे हैं, तो इन केस वो वोटर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, उसके जो इंफॉर्मेशन उसको वेरीफाई करना चाहिए। एक यूनिलैटरल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। देन स्टेट और सेंटर को यहां पर अपने डाटा को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि जो फेक एंट्रीज हैं या डुप्लीकेशन है उसको रिमूव किया जा सके। और इसमें एक स्ट्रॉन्गर लॉ की जरूरत है ताकि टाइमली ऑडिट करके किसी भी तरह के मिस या माल प्रैक्टिसेस को आप रोक सके। So these are the things that you have to keep in mind in this article. Now the third article is very important. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 लेके आ रही है, जहां पर हम फोकस करेंगे कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट को हम बूस्ट कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर सकें। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इस स्कीम को लगभग 5 साल पहले 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल मंथ में। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको और ज्यादा मॉडिफाई हम कैसे कर सकें। तो अगर बात की जाए, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी सेल को और ज्यादा बढ़ा सकें। अब इस स्कीम के अंडर वेरियस आपके सेक्टर्स इंक्लूड किए गए, 14 सेक्टर्स हैं, जिसमें हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अपनी बढ़ाना चाहते हैं एंड रिड्यूस करना चाहते हैं हमारी जो लाइक इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको। इसमें गवर्नमेंट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, मतलब जो सब्सिडीज इसमें प्रोवाइड की जा रही है दैट इज समवेयर अराउंड 2 लाख करोड़। एंड इससे कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी में भी आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। अब यहां पे ये कहा जाता है कि भाई इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि इंडिया के अंदर हमने डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में जंप किया था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वीक था। तो इसको कहीं ना कहीं और बेटर करना ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंट जो इकोनॉमी है उसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सके, लाइक चाइना। मोर ओवर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना चाहते थे, जिससे इंडिया में जॉब क्रिएशन के अंदर हेल्प मिले एंड कहीं ना कहीं एफडीआई के साथ नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो 14 सेक्टर कवर होते हैं उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, आईटी हार्डवेयर्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, वाइट गुड्स जैसे एसी एलईडीज, लाइक स्टील हो गया, एडवांस केमिकल सेल्स जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स आपके इंक्लूडेड है। अब इसमें हमने क्या कुछ अचीव किया है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, पहली चीज तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज हुई है, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हुई है एंड 3 लाख से ज्यादा हम जॉब इसमें क्रिएट कर पाए। इससे कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी आई है इंडिया में, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात हम लो वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी भी इंडिया के अंदर। लाइक आप ये कह सकते हो कि जैसे आईफोन है, आईफोन की असेंबली इंडिया में की जा रही है बट मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बाहर होती है। तो हमें यहां पर यह सोचना होगा कि कैसे हम जैसे वेरियस कंपोनेंट जैसे चिपसेट्स हैं, इसके लिए हम जैसे चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है, इसको इंडिया में डोमेस्टिकली कैसे प्रोड्यूस कर सके। हर सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने को मिली है, मोबाइल और फार्मा में अच्छी देखने को मिली है, बट टेक्सटाइल और आईटी हार्डवेयर में अभी भी हमें और बेटर करने की जरूरत है। अभी डोमेस्टिक फर्म का लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, बाहर से कंट्रीज की जो आपकी कंपनीज है वो आके इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जैसे मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया ताकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। फिर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को हम पुश कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जैसे लाइक आपने देखा होगा कि हमने लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए इनलैंड वाटरवे के ऊपर फोकस किया है। ऐसे ही नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हमने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करने की कोशिश की है ताकि ट्रेड्स को हम इंप्रूव कर सकें। अब इसी में आप मान के चलो कि ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट जो ज्यादा करेगी कंपनी उसको ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड कर सके, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को कैसे प्रमोट कर सके। एंड इंडिया की एमएसएमई सेक्टर के ऊपर हमने अभी एक 100 करोड़ की लोन की स्कीम भी स्टार्ट की है। अब इन एडिशन टू दिस हम ये भी चाहते हैं कि हम उनको कुछ टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट हो सके। अब इसमें हम फोकस करने वाले हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी, एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट कर सके। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस इंटायर स्कीम। So these are the things that you have to keep in third article. You have to keep in mind. Now, आज का आखिरी आर्टिकल that is all about planetary parade. ये क्या होता है? जब एक ही लाइन में आपके बहुत सारे प्लैनेट आते हैं, इसे प्लैनेटरी परेड कहा जाता है। जैसे अगर 3 या 4 आपके प्लैनेट एक साथ आए तो मिनी परेड, लार्ज परेड बहुत रेयर होती है, इसमें 5 से 6 प्लैनेट लाइन में होते हैं, और ग्रेट परेड में 7 से 8 आपके प्लैनेट एक लाइन में होते हैं। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि आपको 7 प्लैनेट और मून एक लाइन में देखने को मिले हैं नाइट स्काई में, और ये इवेंट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अब इसमें कौन कौन से प्लैनेट आपको एक लाइन में देखने को मिले हैं, आपको याद रखना है। यहां पे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और उनके स्टार्स ये एक ही लाइन में थे। दैट्स व्हाई ये बहुत रेयर फिनोमेना है। तो इसके बारे में हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको सभी आर्टिकल अच्छे से समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।